तो प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री एंड उसमें नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं गुप्ता टाइम के जो क्वेश्चंस हैं पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले 2020 का ये क्वेश्चन देखते हैं। गुप्ता टाइम से आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लगातार, तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। इनफैक्ट 2020 में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमेशा आप कुछ भी छोड़ के तो नहीं जा सकते, ये तो ध्यान रखना। क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुला वापा एंड ड्रोना वापा डिनोट। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो ये वन लाइनर है, आपको या तो पता है या नहीं पता है, तो इनमें ज़्यादातर कोई टेक्निक चलती नहीं है। वन लाइनर में आप 2-3 चीज़ें ज़रूर देख सकते हो कि क्या सिस्टर स्टेटमेंट हैं कोई, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है मेजरमेंट ऑफ लैंड, यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, मतलब इस चीज़ के चांसेस बहुत हाई हैं ए और सी में से सही होने के। एंड बिलीव मी, ये चीज़ ऐसा नहीं कि मुझे पहले आती थी, मैंने खुद जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स सर्च करने का ट्राई किया तो यूट्यूब पे कई सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ था। तो अगर मैं सीख सकता हूँ, आपको भी सीखनी चाहिए। लर्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग होती है, राइट। देखो सिनॉप्सिस के नोट्स में लिखा हुआ है वापा का लैंड से रिलेटेड, बट वहाँ भी लैंड से रिलेटेड लिखा हुआ है। अगेन या तो इसका आंसर मेजरमेंट में है या फिर क्लासिफिकेशन में। आंसर इसका वैसे ए है। टाइप ऑफ एमसीक्यू में बता देता हूँ, एक और टाइप ऑफ एमसीक्यू मैंने ऐड किया, सिमिलर स्टेटमेंट या सिस्टर स्टेटमेंट्स, यही क्वेश्चन ऐड किया। इसका मतलब ये है जब दो सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको दिखें तो आंसर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं उन दो ऑप्शंस में से होने के। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सब टेक्निक्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बता दी गई हैं, तो एग्ज़ामिनर इस साल हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करे एंड ऐसी चीज़ें आपको डेलिबरेटली दे के गलत करवाए। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा आप रेडी रहो कि जो ये टेक्निक्स हैं, जो भर्रा टेक्निक्स हैं प्रॉपरली विदाउट एनी लॉजिक, वो तो एग्ज़ामिनर विद टाइम आज नहीं तो कल डिटेक्ट करके गलत करवाएगा ही करवाएगा आपसे। तो नॉलेज बेस पे आपको हमेशा रहना है। जो एमएसजीपी में रियल प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन है उस पे जाओ। जैसे ये टेक्निक है विद रेफरेंस टू गुप्ता डायनेस्टी, 3 टाउन के नाम दिए, घंटशिला, कद्रा, चौल। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ मैनी टर्म्स इन वन क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी 1 2 3 4 टर्म्स दे दिए। मोस्टली आपको चारों नहीं आते होंगे। द टर्म्स वानाक्राई, पेटिया, ये इसमें से वानाक्राई लोगों को पता था, बट आंसर देखो आपको इनमें से कोई भी एक पता है। अगर किसी को बारबेट पता है या मिनीवेट पता है या रेड स्टार्ट न्यूज़ में ही थी तो आपको पता है कि ये बर्ड्स हैं। अगर आपको वानाक्राई पता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू साइबर अटैक तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखोगे एक टर्म आपको ढूंढनी है, एक टर्म किससे रिलेटेड है, बस दैट्स इट। और उसके बाद आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हो एक ऑप्शन दे दिया था हो कोई, तो कोई एनीवेज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट जो हो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लोगों को एसेस करना। तो ये घंटशिला, कटरा, चौल ये पोर्ट्स हैं। चौल तो बुक्स में दिया होता है, सिनॉप्सिस की बुक्स में। इनफैक्ट आई थिंक ये कहीं ना कहीं बाकी सोर्सेज में भी दिया होगा। अब बुक की लाइन मैं आपको दिखा दूँ। 99 में ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि इनमें से कौन सा पोर्ट गुप्ता टाइम पे ट्रेड हैंडल करता था। तो इसमें आंसर आप देखो ए है, बट इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये लाइन बुक में लिखी हुई है। कल्याण, चौल, भरूच, कैम्बे, ये बुक की लाइन है, राइट। तो इस वजह से, और अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो एमएसजीपी में पढ़ लो या फिर बुक में पढ़ लो, तो ये क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस हो जाते हैं। बट इसमें भी क्या है, आप एक ही चीज़ के बारे में जानते हो। इनफैक्ट बुक्स में भी आप एक ही चीज़ के बारे में जानोगे, इससे ज़्यादा नहीं जानोगे। बस इतना ही आपको रखना है। चौल का नाम वैसे सिबोर है, या आप पढ़ लेना इसके बारे में और डिटेल में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताना है करेक्ट क्या है। ये कंटेम्प्रेरी टाइप के क्वेश्चन है, पाणिनि इससे एसोसिएट है, ये इससे। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको जब टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे, टाइप ऑफ एमसीक्यू, वहाँ एक बात की थी कि जो क्रोनोलॉजी टाइप कंटेम्प्रेरी टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर रॉन्ग होंगे। मोस्टली आप देखोगे रॉन्ग हैं, बट एक स्टेटमेंट तो है नहीं, 3 स्टेटमेंट हैं, मिनिमम एक ट्रू है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये तीनों में एटलीस्ट एक रॉन्ग तो होगा, ज़रूर होगा। अब इसमें मुझे आज की डेट में अमर सिम्हा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हर्षा के टाइम से शायद रिलेटेड नहीं है। कालिदासा का पता है, चंद्रगुप्त। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी बात है, देख के तो अगर आपको आंसर बता ही दूंगा कि मैं बहुत तोप आदमी हूँ, नहीं हूँ, आपकी तरह ही हूँ। जैसे आप भूल जाते हो मैं भूल जाता हूँ। कालिदासा का याद है, चंद्रगुप्ता से एसोसिएटेड है, 3 है। तो इसका मतलब ए आपका चला गया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको देखो टेक्निकली पता होना चाहिए कि ये पाणिनि, अमर सिंह, कालिदासा ये बड़े बड़े नाम हैं।
अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप वही रिस्क लो अगर आपको इसमें टेक्निक पे जाना ही है कि कंटेम्प्रेरी रॉन्ग है, एक इन्होंने सही दे दिया तो बाकी दो गलत होंगे, बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट सेटिंग डिफरेंट है, राइट। तो इसका आंसर बाई चांस सी है, लेकिन ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप कई बार पढ़ोगे बट फिर भी एग्ज़ाम में नहीं याद होंगे। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ जो भी जेन्युइन मेंटर होगा वो यही कहेगा कि आप मिनिमम सोर्सेज रखो, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करो एग्ज़ाम में। अमर सिम्हा चंद्रगुप्ता के टाइम पे थे तो मैं ऐसे याद किया था इसको कि ये अमर इनके मामा थे, फूफा थे, कुछ करके याद कर लो। पाणिनि आपको पता होना चाहिए किस टाइम से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, फ्यूडलिज्म में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, फिर छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं। मतलब एक बड़ा राजा अपने एजेंट्स की तरह लोगों को भेजता है कि जाओ मेरे नाम पर वहाँ राज करो। तो डेफिनेटली इस बंदे को आर्मी की नीड तो पड़ेगी, पावर की नीड पड़ेगी। तो ओरिजिन प्लस इसमें कैन बी भी लगा, हो सकता है किया गया हो। मिलिट्री कैंपेन के अलावा क्या रीज़न है, ये मेन रीज़न तो नहीं है मिलिट्री कैंपेन्स, ये मैं आपको क्लियरली बताऊँ। इसका मेन रीज़न क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। आप एम्पायर को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो एम्पायर एक्सपेंड करने में मिलिट्री कैंपेन्स लगेंगे। इसको कंटेम्प्रेरी टाइम में आप कैसे देखते हो, फ्यूडल सिस्टम इंडिया में क्या है, 7 शेड्यूल क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। फ्यूडल सिस्टम ही आज के टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस तो मिलिट्री सिस्टम नहीं है, लेकिन उसमें मिलिट्री कैंपेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपको हैदराबाद को अपने यहाँ मिलाना था तो मिलिट्री की नीड पड़ी, राइट। तो ये हो सकता है, ट्रू है। और असर्शन है, एक जर्नलिस्टिक सी बात की गई, क्या ऐसा ट्रू है, आपने कहा ठीक है। अब ए ट्रू है तो आपका डी तो चला गया। रीजनिंग क्या कहती है, कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा मौर्य के टाइम से ही हो गया था शुरू। जहाँ भी बड़ा एम्पायर होगा, मौर्यन एम्पायर ही बहुत बड़ा था, गुप्ता भी एक सिग्निफिकेंट लैंड कंट्रोल करते थे। तो ये तो ठीक है, रीजनिंग ट्रू है। तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, आंसर देना है ए और बी में से। आप एक चीज़ बताओ, क्या ज़रूरी है कि गुप्ता पीरियड में आपका कंसिडरेबल एक्सपेंशन हो गया था उस वजह से ये मिलिट्री कैंपेन में, नहीं ना। ये इंडिपेंडेंटली एक ट्रू फैक्ट है, ये इंडिपेंडेंटली ट्रू फैक्ट है। तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, राइट। तो इनके बारे में आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। हमेशा बस आपको ए और आर टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखना होता है कि कहीं बहुत वियर्ड सी, बहुत वेग सी चीज़ तो नहीं दी है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब गुप्ता पीरियड, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जनरलिस्टिक फैक्ट है, नहीं पता तो पढ़ लो, कि एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर गुप्ताज के टाइम में अपने जेनिथ पर, अपनी पीक पर पहुंची थी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। फिर बाकी मॉडर्न आर्ट वगैरह यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, मॉडर्न आर्ट में क्या था, पोट्री वगैरह थी। गुप्ता आर्ट के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, राजपूत आर्ट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 1983। ये क्वेश्चन है अगेन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, एंड विट इज़ नॉट करेक्ट। नालंदा आपको पता है बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था, ठीक है, ए ट्रू है। चाइनीज़ वोइनसांग अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर भूल गए हो तो फिर इसे आप क्वेश्चन मार्क में रखोगे कि पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन एंशिएंट टाइम में था तो इसने पढ़ा होगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ट्रू ही मानूंगा। वी केम टू नो अबाउट इट ओनली थ्रू द राइटिंग ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम, ये तो परफेक्टली गलत है। ऐसा नहीं है नालंदा के बारे में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लोगों ने बताया होगा, और लोगों ने भी बताया होगा, तो इसके चांसेस गलत हैं, ज़्यादा हैं गलत होने के। तो अगर मुझे बी और सी में एक चूज़ करना पड़ा तो मैं सी को नॉट करेक्ट मानूंगा। एंड डी क्या कहता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म चाइना जापान, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा सेंटर है तो करता ही होगा, मेनली रिस्पॉन्सिबल, इतना बड़ा सेंटर है करता ही होगा, राइट। अब जब चाइनीज़ बंदा आके पढ़ रहा है तो फिर ऐसे केसेस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट से ही हो रहा है, ओनली थ्रू, राइट। फिर अगले कुछ क्वेश्चन नालंदा के बारे में यहाँ पढ़ लेना, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नालंदा पर, राइट। तो ये पता होनी चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ है। आइडल वर्शिप गुप्ता पीरियड में हुई थी, 97 का भी क्वेश्चन शायद यही है, आइडल वर्शिप गुप्ता पीरियड में हुई थी। तो आइडल वर्शिप क्या है बेसिकली, क्यों स्टार्ट हुई होगी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये पूरी कहानी है रिलीजन की। रिलीजन में स्टार्टिंग में अगर आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री कैसे चली है, प्री हिस्ट्री इंडस वैली, यहाँ तक तो कोई रिलीजन था नहीं। वैदिक हिस्ट्री में आप देखोगे हिंदुइज्म था। इसके बाद प्री मॉडर्न में हिंदुइज्म डिक्लाइन पे गया एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म बढ़ने लगा। जो कंटेम्प्रेरी रिलीजियस मूवमेंट्स थे, न्यू एनआरएम हम कहते हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, वो राइज पर थे क्योंकि हिंदुइज्म में कुछ इश्यूज थे,
उस वजह से ये एज अ रिवोल्ट कुछ मूवमेंट्स ने जन्म लिया, ठीक है। अब बुद्धिज़्म धीरे धीरे राइज करने लगा। अब जब बुद्धिज़्म राइज करने लगा तो हिंदुइज़्म में मॉडर्न पीरियड आप देखते हो बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पीक पर था। पोस्ट मॉडर्न में आप देखोगे हिंदुइज़्म वापस राइज करने लगा, राइट। एंड गुप्ता में हिंदुइज़्म अगेन पीक पे पहुंचा। कैसे पहुंचा होगा? इन्होंने जो इनके यहाँ हिंदू कल्चर में जो नेगेटिव चीज़ें थी वो दूर की। अब वो दूर की, लोगों को आप वापस लाओगे। उस टाइम पे हिंदुइज़्म में आप देखोगे आइडल वर्शिप, भक्तिज़्म जो कहते हैं ना मिडिवल टाइम से आया, ऐसा नहीं है। आइडल वर्शिप स्टार्टिंग में ही आ गई थी, भक्तिज़्म का एक पार्ट है, हमने क्वेश्चंस देखे हैं भक्तिज़्म के ऊपर। तो आइडल वर्शिप उस टाइम पे स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड विद टाइम जब आइडल वर्शिप हिंदुइज़्म में आ गई तो फिर विद टाइम आप देखोगे कि पोस्ट गुप्ता इरा में एंड इनफैक्ट मिड गुप्ता इरा में भी आपको बुद्धिज़्म में महायान बुद्धिज़्म का राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम भी अपने आप को इवॉल्व करेंगे कि आइडल वर्शिप। उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का परसिक्यूशन शुरू किया। उसकी वजह से आप देखते हो कि एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में मेंस में कि बुद्धिज़्म की जो जननी जन्मभूमि थी वहीं से विद टाइम बुद्धिज़्म गायब क्यों हो गया। तो उसमें एक रीज़न ये भी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक देखेंगे एमएसजीपी में। ये जो कोर्स है सिनॉप्सिस का एमएसजीपी कोर्स है, ये 1499 प्लस इसकी ई बुक भी है। आपके पास जितना टाइम हो फॉलो कर लेना। एंड फ्री लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट में दिखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।